आज के कार्यक्रम के सदर साहब और बाकी यहाँ मौजूद सभी साथी, मेरी पत्नी ने ये कहा था, वो एक बार आई भी थी यहाँ मेरे साथ, कि 15 मिनट बोलना है। वो लिखित है मेरे पास, तो मैंने कहा कि 30 मिनट। उनका फिर लिख करके आया कि केवल 20 मिनट। सलीम साहब का आदेश हुआ है कि 40 से 45 मिनट के बीच में मैं बात को रख दूं और उसके बाद फिर चर्चा हो। तो मैं बीच का संतुलन बनाते हुए आज के विषय पे आधा घंटा में बात को रखने की कोशिश करता हूं, और फिर हम लोग थोड़ी चर्चा करें तो बेहतर रहेगा। उसमें सवाल तो क्या, लेकिन ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, जो भी लोग आज के इस टॉपिक पे अपनी बात को शेयर करना चाहेंगे। तो कैसे एम्पावर किया जाए भारत के जो साधारण लोग हैं, साधारण नागरिक हैं, इस सवाल पर एक बात तो हम मान के ही चल रहे हैं कि कोई और एजेंसी है जो उन्हें एम्पावर करेगी या करना चाहिए। उसमें सरकार तो होती ही है, सामाजिक संस्थाओं की भी भूमिका होती है, धार्मिक संस्थाओं की भी भूमिका होती है, और कई बार जो अलग अलग कामगार संगठन है उनकी भी भूमिका होती है। जैसे मजदूर संगठन है, किसान संगठन है, छात्र संगठन है, शिक्षक संगठन है, सरकारी जो एम्प्लॉय होते हैं उनके भी संगठन होते हैं। यानी जो संगठित है और थोड़ा प्रिविलेज्ड हैसियत में है, ऐसे लोग ये काम कर सकते हैं। इसकी जरूरत कब पड़ती है कि सरकारों से अलग जो बाकी संगठन है उनकी भूमिका जरूरी हो जाती है, और वे करते भी हैं। अभी मैंने एक और एजेंसी का नाम नहीं लिया है जो जिसका जाल भारत में और पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिन्हें हम एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थाएं। इनकी भी बड़ी भूमिका है। अब वो कैसे भूमिका बनती है, क्यों बनती है, कहां से उनके अनुदान आते हैं, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं साधारण लोगों को एम्पावर करने के मामले में, इस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। एम्पावर करने के मोटा मोटी 3-4 एरिया हो सकते हैं। शिक्षा का है कि एक भाई सभी नागरिकों को जो थोड़े वनरेबल सेक्शन के हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और दूसरा उन्हें अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिले, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उनके लिए हो। और इन्हीं से जुड़ा हुआ सवाल है कि भी उनकी रोजगार की स्थिति, या मतलब जो रोजगार वो करते हैं और जो रोजगार सरकारी या निजी क्षेत्र में मिलता है, अगर वो रोजगार करते हैं तो उसमें उनकी क्या मदद हो सकती है, कैसे वो खुद मुख्तार हो सकते हैं, सशक्त हो सकते हैं, एम्पावर हो सकते हैं। और अगर वो एम्प्लॉई हैं, कहीं सेवा करते हैं,
तो वहां कैसे उन्हें जैसी भी उनकी काबिलियत है, और बिना काबिलियत वाले भी, अनस्किल्ड लेबर भी, मतलब भारत तो उसका पूरा का पूरा भंडार है, जिसे हम अकुशल श्रम कहते हैं, उसे आप किस तरह से खरीदते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो कुशल लोग हैं उनको कैसे एम्पावर किया जाता है, करते हैं। तो अभी की जो हम स्थिति देखें, क्योंकि अब कोई भी हम बात करें, चर्चा करें, मशविरा करें, तो जो प्रेजेंट कंडीशंस है उनके मद्देनजर ही कर सकते हैं। तो एक तो इसका ये पहलू है कि हमें आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, और जो साधारण भारतीय है उसकी हालत और ज्यादा खराब हुई है। मैं आंकड़ों में यहां बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये जो ऑक्सफोम इंटरनेशनल एक संस्था है, उसका जो भारत वाला चैप्टर है, उन्होंने अभी रिपोर्ट निकाली है कि भारत में जो 60% दौलत है वो 5% लोगों के पास है, और जो नीचे से, बॉटम से 50% आबादी है उसके पास केवल 3% है। अब इन दोनों के बीच में एक बड़ा एरिया है, उसमें सब तरह के लोग आ जाते हैं। उन्हें हम मान सकते हैं कि ये ठीक है, इनका काम चल रहा है। तो ये स्थिति है, और इस तरह के अध्ययन आ गए हैं जो इस एरिया के जानकार लोगों ने किए हैं, भारत के भी लोगों ने किए हैं, बाहर के लोगों ने भी किए हैं, संस्थाओं ने भी किए हैं, कि पिछले 3 दशकों में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है भारत में, वो बढ़ी ही नहीं, वो तेजी से बढ़ी है, और बहुत बड़ी खाई पैदा करने वाली बढ़ी है। पहले उतना नहीं था। तो 90 के दशक तक हम लोग जानते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उसमें, हालांकि उसे और ठीक करने की बात लोग करते थे, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, और कई संगठन थे, लेकिन ये था कि जो वेतन है, जो साधन है, और जो सुविधाएं हैं सांगठनिक क्षेत्र में जो सरकार द्वारा दी जा रही हैं अपने कर्मचारियों को, और बाकी लोगों की आमदनी में बहुत ज्यादा फर्क ना हो। तो ये बात रखी तो जाती थी दिमाग में। तो सुविधाओं का भी लोगों तक पहुंचना, अब उसे लोग आजकल तो बहुत ही उससे याद करते हैं कि भाई वो आपको एक टेलीफोन लेना है, आपको एक गाड़ी लेनी है, एक स्कूटर लेना है, तो आपको बरसों बरस इंतजार करना पर उसके पीछे नजरिया यही था कि एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ पूरी सोसाइटी को एम्पावर करना, नजरिया ये था। हालांकि डॉक्टर लोहिया तो ये कहते थे कि भी जो फर्क है वो 1 से 10 के बीच का रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मिक्स इकोनॉमी में जाहिर है फर्क इससे बहुत ज्यादा था, पर फिर भी ये ध्यान रखा जाता था। तो ये स्थिति बनी कैसे कि हम आज ये देख रहे हैं कि पिछले 3 दशकों में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, सामाजिक असुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ी है, और जो दूसरे तरह की असुरक्षाएं हैं जो आज के टॉपिक में शामिल नहीं है,
उन्हें हम इन असुरक्षाओं से अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि जब एक नागरिक के नाते ये सुरक्षाएं बहुत पहले दे दी जानी चाहिए थी, वो नहीं दी जा रही हैं। केवल 5%, 10%, ऑक्सफोम की ही रिपोर्ट है कि 10% लोगों के पास 77% दौलत है देश की, तो ये उन्हें देनी है। तो जो एक्सक्लूजन हो रहा है, जो बाहर छूट रहे हैं लोग, ये माना जा रहा है कि उनकी केयर प्राइवेट सेक्टर कर लेगा, यानी मार्केट कर लेगा। इसे मार्केट इकोनॉमी नाम भी दिया गया है। अब जब सारे देश को ही मार्केट बना दोगे तो कौन कंज्यूमर रहेगा और कौन विक्रेता रहेगा, कौन उत्पादक रहेगा? तो ये इस तरह से जो एक्सक्लूजन हो रहा है बड़ी आबादी का, और ये आबादी देखती है कि जो थोड़े से लोग हैं वो कैसे भारत में रहते हैं, विदेश में भी रहते हैं, उनकी कैसी शिक्षा है, कैसा हेल्थ का उनका सारा स्ट्रक्चर है, उनके बच्चों का कैसा कैरियर है, कैसी उनकी रिहाइशें हैं। तो एक असंतोष भी ना कहें तो एक दिमाग में थोड़ी सवाल तो पैदा होता ही है कि भाई ये क्यों हो रहा है? एक डेमोक्रेसी में, एक संवैधानिक सिस्टम में ये कैसे हो रहा है? ये किसी डिक्टेटर का तो देश है नहीं कि हमें ऐसे करना है कि भी इतने लोगों को बाहर रखना है तथाकथित विकास से और इतने लोगों को करना है, यही ठीक है। तो इससे निपटने के लिए ये निकाला है कि कुछ आबादियों को ही आपस में आप भिड़ा दीजिए। ये उसका एक निकलता है, उसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये निकलता है, उससे पावर बनी रहती है। और इसमें जो है, जो अब कहते तो लाभान्वित वर्ग उसे है, मतलब मीडिया में आप देखेंगे या जो लोग लेख लिखते उसमें देखेंगे कि एक नया लाभान्वित वर्ग पैदा हो गया देश में, यानी जिन्हें डायरेक्ट पैसा भेजा जा रहा है सरकार द्वारा। लाभान्वित वर्ग वो नहीं है, उसे तो आप क्या कहेंगे? तो एक तरह से सरकार के सामने भिखारी है। लाभान्वित तो वो है 10% लोग, फिर 20% लोग, या फिर 30%, 40% तक, जो इस सारे इकोनॉमी का, मार्केट इकोनॉमी का फायदा ले रहे हैं। उन्हें नहीं कहा जाता, वो हम लोग पढ़ते ही हैं, आता रहता है कि उनके अरबों के जो कर्ज हैं वो हर साल 2 साल पे खारिज कर दिए जाते हैं। उन्हें लाभान्वित नहीं माना जाता, उन्हें माना जाता कि हम तुम्हें बहुत लाभ पहुंचा रहे हैं। तो ये मैं कह रहा था कि हमें पहले उस सिचुएशन को समझ लेना चाहिए जिसमें एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। ये सिनेरियो है, और ये सिनेरियो कोई आसमान से टपका हुआ सिनेरियो नहीं है। हम लोग जानते हैं कि 1991 में भारत में नई आर्थिक नीतियां लागू की गई थी, और उसमें फिर ये देखा गया, माना गया था कि अब जो है जो नियोजित अर्थव्यवस्था है उसे हम नहीं चलाएंगे, मार्केट, धीरे धीरे मार्केट की जो अर्थव्यवस्था है उसे हम चलाएंगे। तो इसमें सीधे सीधे संविधान की उल्लंघना तो है ही है। हम सब लोग जानते हैं कि संविधान का जो चौथा भाग है, चौथा खंड है, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें बताया गया है कि भाई सरकारों को इस तरह से विकास करना चाहिए ताकि सबको साथ लेकर के चला जा सके।
लेकिन आदेश फॉलो होने लगे वर्ल्ड बैंक के, IMF के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फिर मल्टीनेशनल्स, और उसके बाद जो डोमेस्टिक कॉरपोरेट घराने। हम लोगों ने तो बहुत शोर मचाया 91 से ही। तो हम लोग तो थोड़ी सी, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बहुत संकरी सी धारा के लोग हैं। लेकिन कहा गया कि नहीं, एक बार ये खुलेगा तो सबको अवसर मिलेंगे और सबका सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसे चलने दो। अब 30 साल ये चल लिया है, 30 साल में रिजल्ट हम लोगों के सामने है कि हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि लोगों को कैसे एम्पावर किया जाए, जबकि वो एम्पावर हो जाने चाहिए थे। इसके लिए कि लोगों की माली हालत कैसी है, वो कैसे रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, इसे देखने के लिए आंकड़ों और जो अध्ययन हो रहे हैं उनमें जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपके आसपास सब दिखाई देता है, और राजधानी में ही देख सकते हैं हम, और राजधानी के भी हर इलाके में देख सकते हैं कि कितनी डिस्पैरिटी है, कितनी बड़ी खाई है। गांधी जी ने एक बार वायसराय को कहा था, लिखा भी था कि आप, वायसराय पे 25,000 रुपया शायद खर्च होता था, कि आप एक गरीब देश के शासक हैं, आपको अपने ऊपर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। अभी कोई भी इकोनॉमिस्ट, ना भारत का ना बाहर का, ये बताने में सक्षम नहीं है कि भारत के आखिरी आदमी की और सबसे बड़े आदमी की आमदनी के बीच में, दौलत के बीच में कितना बड़ा अंतर है। आप मेजर ही नहीं कर सकते। तो ये जो तथ्यात्मक वस्तु स्थिति हम लोगों के सामने है, इसमें हम कैसे उन्हें एम्पावर करें? हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर मुख्य धारा, चाहे वो राजनीति की है, चाहे समाज की है, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करने वालों की है, चाहे पॉलिटिकल थ्योरी की बात करने वालों की है, या धर्म की बात करने वालों की है, समाज की बात करने वालों की है, वो आएंगे और फटाफट बता देंगे कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। लेकिन इतने बड़े समाज में इतनी बड़ी आबादी का एम्पावरमेंट नीतियों और नीयत से जुड़ा हुआ है, और नीतियों का सीधा संबंध संविधान से है। जो नवउदारवाद के, या जो अभी का ये फाइनेंशियल कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं, वित्तीय पूंजीवाद जो चल रहा है, इसके पैरोकार कहते हैं कि 90 से पहले भारत में समाजवादी नीतियां थी। ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। समाजवादी नीतियां नहीं थी, पर यह जरूर था कि एक विजन था कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के मार्फत अपने सारे लोगों को शैक्षिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप में, अर्थव्यवस्था के रूप में, और जो जो उनकी सामाजिक धार्मिक पहचाने हैं, उनके साथ उनका सशक्तिकरण करेंगे, उनका एम्पावरमेंट करेंगे। उसमें ना जेंडर का सवाल होगा, ना किसी की जाति का सवाल होगा, ना इलाके का सवाल होगा, ना धर्म का सवाल होगा। ये नहीं हुआ है, इसीलिए डिसीव करने के लिए हम तरह तरह के नारे गढ़ते। हमें पता है कि ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। और जो बाहर छूटे लोग हैं, वो जब तक हैं उनसे दो काम तो लेने ही हैं। वो वोटर है और बहुत सस्ता श्रम है।
चीप लेबर है वो, जो ज्यादातर ठेकेदारों के हवाले है। आप देखेंगे कि दिल्ली की गलियों से लेकर के और दूर दराज पठार हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, बड़े पैमाने पे निर्माण कार्य चल रहे हैं। कभी इसकी संरचना में हम लोग जाएं तो देखेंगे कि हमने कितनी बड़ी आबादी को उनके घरों से उखाड़ करके और तरह तरह के ठेकेदारों के हवाले किया हुआ है। वही उनके भाग्य विधाता है। उनके बच्चे वहीं खेलते रहते हैं, महिलाएं काम करती रहती हैं, सुबह शाम उन्हें जो मिलता है जा करके शाम को जो लोकल दुकानदार है उसे दे आते हैं जा करके, और जो खाते हैं और अगले दिन फिर काम करने के लिए आ जाते हैं। तो इसमें ये जो पूरा मंजर है, परिदृश्य है हम लोगों के सामने, तो एक बात तो ये है कि हमारी नीतियां गलत हैं। अब हमें, यानी पूरे भारतीय समाज को या उसके जो संजीदा लोग हैं और वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि 30 साल बहुत होते हैं और हम बिल्कुल रीथिंक करने को तैयार नहीं हैं, बिल्कुल। यानी जितने हम देखते हैं, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे जो बौद्धिक समाज है उसमें हो, सभी इस बात पे सहमत हैं कि सांप्रदायिकता बुरी है, न उदारवाद बुरा नहीं है, जबकि दोनों एक दूसरे के कीटाणुओं पर पलते हैं। तो मैं इसीलिए ये नहीं कहना चाहता कि भाई जो लोग ये एक्सक्लूड हो रहे हैं, इन्हें समाज के संगठनों को इनकी मदद करनी चाहिए, एनजीओज को इनकी मदद करनी चाहिए, धार्मिक जो संगठन हैं उन्हें इनकी मदद करनी चाहिए, इनके लिए ये एक तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें जो एक दर्जा नागरिक का दिया है आजादी के बाद, वो प्रजा नहीं है, वो सिटीजन है, एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के सिटीजन है वो। उन्हें आप फिर से मतलब प्रजा में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके कई इंप्लीकेशंस हैं कि वो अपने वोट के बारे में अच्छी तरह ना सोच पाए, अपनी उनकी जो हैसियत इस तरह की बन गई है इसके बारे में ना सोच पाए, यानी वो अपनी तरफ से अपने एम्पावरमेंट की बात ना करें। और ये होता जा रहा है 30 सालों में। ये भी बड़े पैमाने पे हुआ है कि पिछली बार जब मैं आया था तो मेरा लेक्चर उसी पे फोकस था कि हमारे अंदर एक सेंस ऑफ सिटीजनशिप जो है उसे कैसे खत्म कर दिया गया है। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनमें तो नहीं ही है, जिन्हें एक्सक्लूड करने के लिए, जिन्हें बाहर करने के लिए सारी नीतियां चलाई जा रही हैं, उनमें भी ये चीज खत्म कर दी गई है। बिल्कुल आप देखते हैं हर चुनाव के वक्त भाग दौड़ मच जाती है, बिल्कुल के एक्सपर्ट पैदा हो गए इन चीजों के कि नारे कौन से बनाने हैं, कौन सी, उन्हें कोई रेवड़ी कह देता है, कोई कुछ कह देता है कि वो लाभकारी योजनाएं चलानी है। हर मुख्यमंत्री की, हर प्रधानमंत्री की आप लोग देखेंगे एक लंबी लिस्ट होती है कल्याणकारी योजनाओं की। क्यों भाई? अर्थव्यवस्था आप चलाएंगे 20-25% लोगों के लिए और कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगे 75% लोगों के लिए। ये कहां लिखा हुआ है?
कॉन्स्टिट्यूशन के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें तो लिखा हुआ है कि सबके लिए चलाना जो कुछ भी चलाना है, और अगर सबके लिए जो चीज नहीं हो सकती उसे अभी नहीं चलाना है। उसे पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, परमिट राज है, दिस है दैट। मैं ये नहीं समझ रहा, ये मैं इस बात को मानता हूं कि 90 तक का हमारी जो व्यवस्था रही है उसमें बहुत से लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया, वर्क कल्चर डेवलप नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने किया उन्हीं की बदौलत हम 90 तक पहुंचे। जिन्होंने नहीं किया वही सबसे बड़े वकील हैं कि अब मार्केट इकोनॉमी चलनी चाहिए। उन्होंने अपना सशक्तिकरण, अपना एम्पावरमेंट कर लिया। वो लोग यूरोप, अमेरिका, पता नहीं कहां कहां तक फैले हुए हैं। उनके नीचे के लोग तो अभी दुबई और अबू धाबी और यहीं तक जाते हैं, वो बहुत दूर तक फैले हुए हैं सारे के सारे। वही लोग कह रहे हैं कि पहले क्या होता था, ये है वो है, ये सारी बातें, सारे तर्क वही लोग देते हैं। तो हम लोग गांधी की बात तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उनका तो एक सूत्र तो ये था कि भाई जो भी काम आप करते हैं उस आप में प्रशासन भी आ जाता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी सरकार और कोई भी पहले से जो एम्पावर्ड सिटीजन है वो भी आ जाता है कि आप जो करते हैं उसमें ये ध्यान कर लीजिए कि हिंदुस्तान के आखिरी आदमी तक पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इस प्रभाव में उसके सारे सशक्तिकरण शामिल हैं। क्या उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी? क्या उसे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य मिल पाएगा? क्या वह अपना भरण पोषण, रहन सहन एक अच्छे नागरिक की तरह कर पाएगा? और क्या वह अपने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दायित्वों को अच्छी तरह से पूरा कर पाएगा? यही है, और क्या कसौटी हो सकती है? अब ये तो उन्होंने नहीं कहा था कि भाई आप उनका ध्यान इस मायने में रख लीजिए कि जब कोई आपदा आए और हाहाकार मचे, लोग मरने लगे, भागने लगे, तो उनके लिए थोड़ा सा दान कर दीजिए। ये बात तो पीछे की थी, उन्हें छोड़ करके हम लोग आगे आ चुके थे। तो मेरा निवेदन तो यही रहता है कि हम 3 दशक के बाद एक बार पुनर्समीक्षा करें जो हमारी आर्थिक नीतियां हैं, क्योंकि उनसे हमारी सामाजिक संरचना भी प्रभावित हो रही है, हमारी सांस्कृतिक संरचना भी प्रभावित हो रही है, हमारी धार्मिक संरचना भी प्रभावित हो रही है, और हमारे आपसी रिश्ते भी प्रभावित हो रहे हैं। एक परिवार में एक जहीन बच्चा है, उसे पिकअप कर लेगा कॉर्पोरेट कि ये किसी काम में ना आ जाए। ये अभी जितना भी पब्लिक सेक्टर बचा हुआ है थोड़ा बहुत, उसमें ना चला जाए, ये उसे पिकअप कर लेगा, उसकी पूरी कीमत लगा देगा, और उसी परिवार में जो दूसरे उसके भाई है, बहन है, कजन है, रिश्तेदार है, उनसे वो अलग हो जाता है, उसकी दुनिया अलग हो जाती है बिल्कुल। तो मैं उस तरह की बात कह रहा हूं कि इस तरह से सारे रिश्ते जो हैं वो बिखरते टूटते चले जाते हैं पूरी तरह से। तो इस पे पुनर्विचार होना चाहिए। शिक्षा का आप लोग देख रहे हैं, जिसके बारे में सभी ने कहा कि अच्छी तालीम होनी चाहिए। अंबेडकर साहब ने भी कहा है, गांधी ने भी कहा है, टैगोर साहब ने भी कहा है, मौलाना साहब ने भी कहा है, जाकिर हुसैन साहब तो खुद ही बड़े शिक्षाविद थे, उन्होंने कहा है कि अच्छी तालीम तो होनी चाहिए। लेकिन भारत में इस समय 455
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और अभी और खुल रही हैं, और विदेशी यूनिवर्सिटियों का बिल पास हो चुका है। तो जो एम्पावर्ड बच्चे हैं वो वहां पढ़ेंगे, जो छूट गए लोग हैं उनके बच्चे अगर पढ़ना चाहें, ललक तो हर पेरेंट को होती है कि पढ़े, तो उनके लिए जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें क्या किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ओपन लर्निंग चला दो, डिजिटल चला दो, कि घर बैठे शिक्षा हो जाएगी। स्कूलों का तो और भी बुरा हाल है, बहुपर्ती शिक्षा व्यवस्था जिसे कहते हैं। हेल्थ का आप लोग देख रहे हैं सारा का सारा, तो वो अपनी तरफ से पूरा मीजान करके चल रहे हैं, और हम लोग ये मान रहे हैं कि भाई हमारे हिस्से का यही है। तो कहां तो नारा होता था धन और धरती बट के रहेंगे, कहां हम धन और धरती को औने पौने दामों पे लोगों से ले ले करके बेच रहे हैं कॉरपोरेट घरानों को, मल्टीनेशनल्स को। तो ये बड़ा बदलाव है, ये पैराडाइम शिफ्ट है हमारे राष्ट्रीय जीवन में। इस पर सोचना चाहिए, और इंडिविजुअली, क्योंकि ये बहुत जल्दी होने वाला नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें दोनों खेमे एक साथ हैं बिल्कुल, इसमें कोई भेद नहीं, इसमें कोई आपस में झगड़ा नहीं है। तो हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, तो हम एक बदले हुए नजरिए से अपनी पूरी गंभीरता से अपनी भूमिका निभाएंगे तो हमारा काम होता चलेगा। और एक संस्था के तौर पे हम जो काम कर सकते हैं वो और बढ़िया करें, और लोगों को ये समझाएं कि भाई वैसे तो आपकी हकदारी संविधान ने तय की हुई है, वो वहां से नहीं हो रही है, तो हम लोग मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं, आप संविधान में जो आपकी हकदारी है उस पर हक जताइए। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे मेहमान प्रोफेसर प्रेम सिंह जी, जमात के दीगर जिम्मेदारान और यहाँ मौजूद मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों। प्रोफेसर प्रेम सिंह जी, आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर रहे, लेकिन आप समाज से, सामाजिक मुद्दों से और पूरे मुल्क की सूरत हाल पर बराबर लिखते रहे, लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं, आपके आर्टिकल्स छपते हैं बराबर। और आप एक तरह से एक्टिविस्ट हैं, समाज में एक्टिविज्म का जो रोल होना चाहिए उसमें आप पेश रहते हैं। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी दावत पर यहाँ आप तशरीफ़ लाए और इस अहम मौजू पर आपने यहाँ पर हमारी रहनुमाई की है। आपने अपनी गुफ्तगू में वो बुनियादी बातें जो आज की जो सूरत हाल है कि आवाम हमारी बेबस हो रही है, उसका जो इकोनॉमिक पहलू है उस पर ज़रा डिटेल में बात की है, और दूसरे पहलुओं को भी आपने छुआ है, और इस बात की तरफ आपने हमारी तवज्जो दिलाई है कि हमने आज़ादी के बाद इस मुल्क को जैसा बनाने का ख्वाब देखा था और एक कॉन्स्टिट्यूशन हमने ड्राफ्ट किया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन तमाम चीज़ों को शामिल किया गया जो एक हमारे जैसे बड़े और डाइवर्स मुल्क के लिए, जिसमें बहुत सारे मज़ाहिब के लोग, तबकात के लोग, रीजन्स और लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, उनको कैसे
एक इक्वल सिटीजनशिप और इक्वल सिटीजन के तौर पर कैसे उभारा जाए। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने वी द पीपल से बात शुरू की। हमारा जो प्रीएम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक। और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 4 बेसिक वैल्यूज को बुनियाद बनाया। उनमें से उनका जिक्र भी आपने किया है। सबसे बड़ी जो बेसिक वैल्यू, सबसे कोर बेसिक वैल्यू है इक्वालिटी है, मसावात। तमाम सिटीजन्स, तमाम शहरी, सारे नागरिक बराबर हैं। किसी भी आधार पर उनके दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। और दूसरी वैल्यू जो है वो जस्टिस, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, जस्टिस फॉर ऑल। लिबर्टी और फ्रीडम, ये तीसरी कोर वैल्यू है। हर नागरिक अपने तौर पर आजाद है अपनी पसंद का मजहब, अपनी पसंद का अकीदा, अपनी पसंद की विचारधारा अपनाने के लिए, उस पर अमल करने के लिए और उसकी इशाअत और उसकी तबलीग के लिए भी वो आजाद है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और चौथी बात जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोर वैल्यू के तौर पर मेंशन की गई है वो फ्रेटर्निटी, आपस की मोहब्बत, आपस का भाईचारा और यूनिटी। डाइवर्सिटी के बावजूद हमारे दरमियान यूनिटी हो। हमारे मुख्तलिफ मज़ाहिब पर होना, अलग अलग विचारधाराओं पर होना, इसके बावजूद हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के साथ अच्छे हमारे ताल्लुकात हों, तभी हमारा ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। इसी बुनियाद पर हमने मुल्क को आज़ाद भी कराया। सब ने मिलजुल कर काम किया, कोशिशें की, कुर्बानियां दी। अपनी अपनी पहचान पर रहते हुए ये सब किया गया। आज भी ये मुल्क अगर ताकतवर बन सकता है, तरक्की कर सकता है, यहाँ खुशहाली आ सकती है और जो ख्वाब देखा गया था 75 साल पहले वो पूरा हो सकता है। तभी हो सकता है जब इन कोर वैल्यूज को हम अमलन नाफिज करने की पोजीशन में आए। और जो सवाल में भी ये बात आई कि आखिर किया क्या जाए, उससे पहले जरूरी है कि ऐसा हुआ क्यों है, जो सिचुएशन आज आ गई है वो क्यों हो गई है, वो क्यों पता लग जाए और सब जानते हैं, तो फिर उस सिचुएशन को बदलने के लिए सोचना और तदबीरें करना आसान होगा। एक बहुत अहम बात जो हमारे प्रोफेसर साहब ने कही है वो बहुत अहम है कि हमारी डेमोक्रेसी में असल जो पावर है वो सिटीजन्स की है। सिटीजन्स जो है वो फैसला कौन है। सिटीजन जो है वो अपने नुमाइंदे चुनता है, सिटीजन सरकार बनाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब हमारा और सरकार जिसको हम चुनते हैं, खुद चुनते हैं, हटाते भी हैं, हर 5 साल बाद डिसीजन लेते हैं, चुनते हटाते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता जैसा डेमोक्रेसी में होना चाहिए, जनता मालिक, सरकार नौकर, मालिक और नौकर का रिश्ता होना चाहिए। क्योंकि हम उनको अपॉइंट करते हैं, हम उनको सैलरी देते हैं, हम उनको काम देते हैं। तो जो जनता है, आवाम है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत पर निगाह रखे, हुकूमत का हिसाब ले, हुकूमत का जायजा ले, उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज करे और अगर गलत करे तो उसको पनिश करे। जिस तरह एक मालिक अपने नौकर को सैलरी देता है तो उसके काम का जायजा लेता है और जरूरत पड़ने पर उसको निकाल भी देता है। लेकिन अभी जो रिश्ता हो गया है जनता और सरकार का, वो राजा और प्रजा का हो गया, रूलर एंड रूल्ड। यानी हम अपना रूलर चुन रहे हैं। कहने को कहा जा रहा है कि हम सेवक हैं, लेकिन सेवक कहने के लिए हैं, असल तो शासक बने हुए हैं। तो ये जो माइंडसेट है वो हमारी गफलत का नतीजा है, आवाम की गफलत। आवाम अगर अपनी हैसियत को
अगर भूल जाए, जाहिर है वो तो बुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आवाम को उनकी हैसियत डेमोक्रेसी में क्या है वो याद दिलाने की जरूरत है। यही एक सबसे बड़ा है। आवाम का सो जाना, खामोश हो जाना और अपनी छोटी छोटी चीज़ों में उलझ कर रह जाना और आवाम का हुकूमत के आगे हाथ फैलाना और भीख मांगना, ये नहीं। आपने सही सवाल किया कि आवाम की हैसियत ये नहीं है कि वो हुकूमत से मांगे। हुकूमत तो हम खुद बनाते हैं। तो हमारी जो हैसियत है वो आवाम की, ये बताने की जरूरत है लोगों को, हमारा काम हुकूमत से हिसाब मांगना है, भीख मांगना नहीं है। हुकूमत से हिसाब मांगना हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत से भीख मांगना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भीख मांगना वो हमारे स्टेटस को उसने कमजोर कर दिया। तो ये बेदारी जब तक आवाम में नहीं आएगी, और इस बेदारी को लाने के लिए हमें सबको मिलकर कोशिशें करनी पड़ेगी। आज की जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, वो एक तरह से आप देखते हैं, आपने भी सवाल किया कि इतनी महंगी हो गई है कि हर आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये इक्वलिटी कहां रही जब हर सिटीजन इलेक्शन नहीं लड़ सकता? हर सिटीजन, किसी भी सिटीजन को हम चुनने की पोजीशन में नहीं है अपनी मर्जी से। जो पार्टियां जिन उम्मीदवारों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती, उनमें से ही किसी एक को चुनना है। तो ये तो एक तरह का, मैं कहता हूं कि द पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स हैज बीन हाईजैक्ड बाय दिस पॉलिटिकल पार्टीज। और अब मैं इनको पॉलिटिकल पार्टीज के बजाय, दे आर पॉलिटिकल माफियाज। वी आर फोर्स्ड टू इलेक्ट वन क्रिमिनल आउट ऑफ फ्यू क्रिमिनल्स। तो हम इलेक्ट करने का फैसला भी नहीं कर रहे हैं, पार्टियां हम पर इंपोज कर रही हैं कि इनमें से किसी को चुनिए। तो ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है कि जो कुछ सरकारें हम चुनते गए और वो जनता के, आवाम के अधिकारों को, उनकी फ्रीडम को जितना तंग करते करते चली गई और हम उसको एक्सेप्ट करते चले गए। आज आप सरकार के खिलाफ क्रिटिसाइज कीजिए, यू विल बी कॉल्ड एंटी नेशनल। हुकूमत पर तनकीद कीजिए तो आप एंटी नेशनल हो जाएंगे। लेकिन ये ताकत भी हम नहीं दिए उनको। आवाम जब अपने दायरे में महदूद रहता है और अपने स्वार्थ और अपने फायदे के लिए सोचने लगता है, तो फिर हुकूमतों को ये मौका मिलता है कि वो जो चाहें करें। तो आज की जो सूरत हाल है, वो सूरत हाल वाकई बहुत अफसोसनाक हो गई है। और मैं इस मौके पर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं और शायद हमारे प्रोफेसर प्रेम सिंह जी भी वाकिफ़ होंगे, पढ़ा होगा ज़रूर आपने। आज से तकरीबन 1400-1500 साल पहले हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हो जब खलीफा बनाए गए, उस वक्त डेमोक्रेसी जैसी तस्वुर नहीं था। लेकिन इस्लाम में जो शुराइयत जिसको कहा जाता है कि अपना अमीर जो है वो थोपा नहीं जाता बल्कि लोग चुनते हैं उनको, आज की डेमोक्रेसी उसके सामने बहुत कमजोर नजर आती, बौनी नजर आती। 1400 साल में तो हमें तरक्की करनी चाहिए थी ना, और लेकिन 1400 साल पहले की वो मिसाल है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो जुमे की नमाज के लिए मिंबर पर खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं और वो औरतों के महर के बारे में कोई बात कहते हैं कि औरतों को चाहिए कि अपना महर कम रखें। इस पर एक औरत मस्जिद ही में से, यानी औरतें मस्जिद में आती थी और सिर्फ आती नहीं थी बल्कि मस्जिद में जब खलीफा ने एक बात कही तो खड़े होकर ऑब्जेक्ट किया कि उमर, कुरान में तो ये कहा गया है, कुरान की आयत पढ़कर बताया, कुरान में तो ये कहा गया है, तुम कौन होते हो औरतों को ये नसीहत करने वाले कि वो अपनी महर कम करें। हजरत उमर ने फौरन अपनी गलती को माना और शुक्रिया अदा किया उनका। इसी तरह का एक और वाकया उन्हीं के ज़माने का, यमन से कुछ चादरें आई थी और सारे लोगों में तकसीम हुई थी, सबको एक एक चादर मिली थी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का कद बहुत लंबा था, आपने उस चादर से कुर्ता बनाया तो एक साहब खड़े होकर
सवाल किया, उमर तुम्हारा खुतबा हम नहीं सुनेंगे, पहले इस बात का जवाब दो कि हम सबको एक एक चादर मिली, तुम्हारा ये कुर्ता, लंबा कुर्ता एक चादर में नहीं बन सकता, एक चादर में तुम्हारा कुर्ता नहीं बन सकता, इसका जवाब दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ इशारा किया जो वहीं बैठे थे। उन्होंने खड़े होकर सफाई दी कि हाँ मुझे भी एक चादर मिली थी, मैंने अपनी चादर अपने वालिद मोहतरम को हदिया किया और इनका कुर्ता बना। इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी की, इससे बड़ी डेमोक्रेसी की मिसाल और क्या हो सकती है। और आज हमारे बहुत से लोग कहते हैं ये 1500 साल पुराना निज़ाम आप लाना, उसकी आप तारीफ कर रहे हैं, आप उसके मुकाबले में कहीं पहुंच नहीं सकते। तो आज की ये जो डेमोक्रेसी है, जाहिर है इस डेमोक्रेसी में आवाम को एक हक हासिल है लोग चुनने का, और इस्लाम के मुताबिक तो आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला को वो अख्तियार है जो फैसले अल्लाह की तरफ से हलाल और हराम के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में, उनको छोड़कर बाकी तमाम चीज़ों पर लोग आपस में मशवरा करके और अपने लिए एक सिस्टम बनाते हैं, बना सकते हैं। उनके बारे में कोई बात नहीं हो सकती। सूद हराम है, शराब हराम है, लेकिन चूंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और यहाँ सब मजहब के सब मानने वाले लोग हैं, लिहाजा जो वैल्यूज़ हमने तय किए हैं उन वैल्यूज़ का पाबंद लोगों को बनाने की ज़रूरत है और आवाम को जगाने की ज़रूरत है। असल आवाम जब तक अपनी हैसियत को नहीं पहचानेगी, और उसमें एनजीओज़ का भी रोल है, उसमें मीडिया का भी रोल है, उसमें समाजी तंजीमों का भी रोल है, और हम जो समझदार समझे जाते हैं, अल्लाह ताला ने हम पर खुसूसी फजल किया, तो आपकी हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ती है कि हम इन हालात में लोगों में एक बेदारी और जागृति और लोगों को जगाने की एक मुहिम चलनी चाहिए, और पूरे मुल्क में कि आवाम को बताया जाए कि तुम्हारी असल हैसियत जो है वो क्या है, और हुकूमत और तुम्हारे दरमियान जो रिश्ता है वो कैसा होना चाहिए। रिश्ता उलट गया है, बदल गया है, और उसके नतीजे में बहुत सी खराबियाँ पैदा हो गई हैं, और यहाँ मौका नहीं है और ज़्यादा तफसील का, लेकिन एक इसका ये जो पहलू है कि सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए पॉलिटिकली अवेयर करना, पॉलिटिकली उनको एम्पावर करना और उसके लिए कोशिश करना, ये इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो मैं एक बार फिर से हमारे साथी दोस्त भाई प्रोफेसर प्रेम सिंह जी का शुक्रिया अदा करता हूं, और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इन हालात को बदलने के लिए हम जो कुछ भी हमारे अख्तियार में है बस में हम सबको ज़रूर करने की ज़रूरत है, करना चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।